मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ शिवराज विजयम से प्रश्नोत्तरी। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि स्टेट लेवल या अदर स्टेट की परीक्षाओं के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है वीडियो, तो उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए समय अधिक न लेते हुए क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला प्रश्न है, शिवराज विजयम के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजयम के लेखक हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पंडित अंबिका दत्त व्यास के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है दुर्गा दत्त। अगला प्रश्न देखिए, अंबिका दत्त व्यास का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर है 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, अंबिका दत्त व्यास की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर है 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम की रचना कब हुई? तो इसका उत्तर है सन 1870 ईस्वी में। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है ऐतिहासिक उपन्यास है ये। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम किसमें विभक्त है? तो इसका आंसर है विराम और निश्वासों में। मतलब शिवराज विजयम के में 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम निश्वासों में विभक्त है, तो प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम में कितने विराम तथा कितने निश्वास है? देखिए यही प्रश्न आ गया। अब इसका आंसर देखिएगा। इसका आंसर है 3 विराम और 12 निश्वास है। अर्थात शिवराज विजयम 3 विराम में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास है। इस कारण इसमें 12 निश्वास। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम में प्रधान रस कौन सा है? तो इसका उत्तर है वीर रस। अर्थात शिवराज विजयम में प्रधान रस वीर रस है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवराज विजयम का उपजीव्य क्या है? तो इसका उत्तर है इतिहास प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम के नायक हैं। शिवराज विजयम के नायक कौन हैं? तो इसका आंसर है शिवाजी। शिवाजी शिवराज विजयम के नायक हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम में वर्णित है क्या वर्णित है? शिवराज विजयम में क्या वर्णित है? तो शिवराज विजयम में वर्णित है शिवाजी का जीवन चरित्र। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं? शिवराज विजयम के प्रमुख पात्रों के नाम क्या हैं? तो इसका उत्तर है, देखिए प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब और रसनारी, माने जो औरंगजेब की पुत्री है जिसको रोशन आरा कहते हैं वो। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? जिसका उत्तर है 1901 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज विजय का मंगलाचरण किस प्रकार का है? तो इसका उत्तर है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। माने शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक भी है और वस्तु निर्देशात्मक भी है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक।
तो शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण कहाँ से लिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर देखिएगा, भागवत पुराण के दशम स्कंध से लिया गया है। ठीक है, भागवत पुराण के दशम स्कंध से शिवराज विजयम का मंगलाचरण लिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम का मंगलाचरण क्या है? शिवराज विजयम का मंगलाचरण क्या है? इसका उत्तर देखिए, ये है, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्, हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खल साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ये शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। ठीक है, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् तथा हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खल साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। यह शिवराज विजयम का मंगलाचरण है। अगला प्रश्न देखिए, शिवराज विजय का आरंभ कहाँ से होता है? जिसका उत्तर है, प्रातः काल सूर्य भगवान के वर्णन से। जो शिवराज विजय का आरंभ होता है किससे होता है? प्रातः काल भगवान सूर्य के वर्णन से इसका आरंभ होता है। ठीक है, शिवराज विजयम का ध्यान रहे, अधिकतर ये परीक्षाओं में पूछता है इस तरीके का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से कौन रोकता है? देर से सोकर उठे गौर सिंह को पुष्प चुनने से कौन रोकता है? तो इसका उत्तर है श्याम बटू। श्याम बटू गौर सिंह से पहले ही सोकर उठ गया रहता है, तो वो अपने गुरु ब्रह्मचारी के संध्योपासना के लिए पूजा की समस्त सामग्री को इकट्ठा कर लेता है, इसलिए वह श्याम बटू जो है गौर सिंह को पुष्प चुनने से रोकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गुरु ब्रह्मचारी के संध्योपासना की समस्त सामग्री किसने पहुंचाया? तो इसका उत्तर है श्याम बटू ने। श्याम बटू गौर बटू से पूर्व ही उठ करके अपने गुरु ब्रह्मचारी के लिए संध्योपासना की समस्त पूजा की सामग्री के लिए वह श्याम बटू जो है अपने गुरु ब्रह्मचारी के संध्योपासना हेतु समस्त सामग्री इकट्ठा कर चुका था, इसलिए वह गौर सिंह को मना कर देता है पुष्प चुनने के लिए। ठीक है, और ये इस प्रश्न में यही कहा गया है कि गुरु ब्रह्मचारी के संध्योपासना की समस्त सामग्री किसने पहुंचाया? तो इसका आंसर है श्याम बटू ने। अगला प्रश्न देखिए, कौन केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर उसी पुष्प में प्रश्न है, कौन केले के पत्ते को तिनकों से जोड़कर उसी में पुष्प तोड़ना आरंभ करता है? माने केले के पत्ते को तोड़ करके उसका दोना बना करके उसी में पुष्प तोड़ना कौन चाहता है? इस प्रकार का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर है गौर सिंह। ठीक है, इसका आंसर है गौर सिंह। गौर सिंह जो है केले के पत्ते का दोना बना करके उसमें पुष्प चुन करके रखता है। अब अगला प्रश्न देखिए, गौर बटू और श्याम बटू की आयु क्या है? तो इसका आंसर है 16 वर्ष। गौर बटू और श्याम बटू की आयु 16 वर्ष की है। ठीक, अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु की कुटिया किससे घिरी है? तो उसका आंसर है केले के वन से। केले के वन से ब्रह्मचारी की कुटिया घिरी हुई है। ठीक है, अगला देखिए, कुटीर के चारों ओर क्या थी? तो इसका उत्तर है पुष्प वाटिका। कुटीर के चारों ओर पुष्प वाटिका थी। अगला प्रश्न है, कुटीर के पूर्व दिशा में क्या था? इसका उत्तर है तालाब।
जो ब्रह्मचारी की कुटिया थी, तो ब्रह्मचारी की कुटिया के चारों ओर पुष्प वाटिका थी और उस कुटीर के पूर्व दिशा में तालाब था। ठीक है। कुटिया के किस दिशा की ओर झरनों तथा सुंदर कंदराओं से युक्त एक पर्वत खंड विद्यमान है? तो इसका उत्तर है दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर। अगला प्रश्न देखिए। 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौरबटु ने कितना समय व्यतीत किया? 7 वर्षीय कन्या को सांत्वना प्रदान करते हुए गौरबटु ने कितना समय व्यतीत किया? तो इसका उत्तर है रात्रि का 3 प्रहर। रात्रि का 3 प्रहर व्यतीत कर देता है जो यवन के द्वारा ना। 7 वर्षीय कन्या गौरबटु और श्यामवटु की जो बहन लगती है, उसको सांत्वना प्रदान करने में गौरबटु को रात्रि का 3 प्रहर व्यतीत करना पड़ा। ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यवन युवक से कन्या को किसने बचाया था? तो इसका उत्तर है गौरबटु। युवक युग से कन्या को किसने बचाया था? गौरबटु ने। ध्यान है, श्यामवटु गौरबटु 2 भाई हैं, लेकिन यवन युवक से कन्या को बचाने वाला कौन है? गौरबटु है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। पर्वत की कंदरा में कौन समाधिरत था? तो इसका उत्तर है योगीराज। पर्वत की कंदरा में योगीराज समाधिरत थे। आगे का प्रश्न है, ग्राम प्रधान और ग्रामीण किसकी पूजा किया करते थे? ग्राम प्रधान और ग्रामीण किसकी पूजा किया करते थे? तो इसका उत्तर है कुटिया के दक्षिण में स्थित एक महामुनि। कुटिया के दक्षिण में स्थित एक महामुनि की। अब अगला प्रश्न देखिए। उन महामुनि को सब क्या समझते थे? जिनकी पूजा किया करते थे ग्रामीण और ग्राम प्रधान, तो उस महामुनि को सब लोग क्या समझते थे? इसका उत्तर है उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमश, कोई जैगिशव्य और कोई मार्कंडेय समझता था। ठीक है। उन महामुनि को कोई कपिल, कोई लोमश और कोई जैगिशव्य और कोई मार्कंडेय समझता था। अगला प्रश्न है, महामुनि योगीराज को शिखर से नीचे उतरते समय सर्वप्रथम किसने देखा? अर्थात जब महामुनि योगीराज शिखर से नीचे उतर रहे थे, तो उनको उतरते हुए सर्वप्रथम किसने देखा? तो इसका आंसर है 2 ब्राह्मण बालक, गौरबटु और श्यामवटु। माने गौरबटु और श्यामवटु ने महामुनि योगीराज को शिखर से नीचे उतरते हुए सबसे पहले देखा था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, योगीराज आश्रम में आकर किस पर आसीन हुए थे? योगीराज आश्रम में आकर किस पर आसीन हुए थे, किस पर बैठे थे? तो इसका उत्तर है काष्ठासन पर। माने काठ का आसन बना हुआ था, उसी काठ के आसन पर आकर के बैठे हुए थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। काष्ठासन पर आसीन योगीराज किस प्रकार प्रतीत हो रहे थे? माने जब काष्ठासन पर विराजमान हुए योगीराज बैठे, तो वह किस प्रकार प्रतीत हो रहे थे, देखने में कैसे लग रहे थे? तो इसका उत्तर है उदयाचल पर सूर्य के समान। माने उनको देखने पर उनके चेहरे से इतना तेज झलक रहा था कि जैसे मालूम पड़ता था, ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कि उदयाचल पर सूर्य के समान प्रतीत हो रहे, मानो कि पूर्व की दिशा में उदयाचल की तरफ सूर्य का आगमन हो रहा हो, सूर्य निकल रहे हो। ठीक है। तो उदयाचल पर सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे अपने तेज से। अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्मचारी गुरु के बोलते ही किसका करुण क्रंदन सुनाई पड़ा? जब नीचे ब्रह्मचारी गुरु आए, देखिए प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु के बोलते ही
किसका करुण क्रंदन सुनाई पड़ा? तो इसका उत्तर है बालिका का। जो अपहरण की गई थी बालिका, उसका करुण क्रंदन सुनाई पड़ा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु ने उस कन्या को शांत कराने के लिए किसे भेजा? तो इसका उत्तर है श्याम बटु को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने, अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम उस कन्या का करुण क्रंदन सुनकर ब्रह्मचारी ने पता लगाने के लिए किसे भेजा था? इसका उत्तर है अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को भेजते। ठीक। अगला प्रश्न है, यवन युवक उस कन्या को किसके हाथ से छीन कर भागा था? जो यवन युवक था वह उस कन्या को किसके हाथ से छीन कर भागा था? उत्तर है माता के हाथ से। माने उस कन्या को उसके माता के ही हाथों से छीन करके वह लेकर के भाग रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यवन युवक बालिका को किस प्रकार चुप कराना चाहता था? यवन युवक बालिका को किस प्रकार चुप कराना चाहता था? तो इसका उत्तर देखिएगा, इसका उत्तर है छुरा दिखाकर। छुरा दिखा करके, डरा करके उसको चुप कराना चाहता था। अगला प्रश्न है, अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक किस वृक्ष पर चढ़ गया? अचानक भालू के आ जाने से यवन युवक किस वृक्ष पर चढ़ गया? तो इसका उत्तर है शालमली वृक्ष पर। ठीक। अगला प्रश्न है, कन्या किस न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुटों में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई? कन्या किस न्याय से पलाश वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर आश्रम की तरफ आई? तो इसका उत्तर है घोड़ाक्षर न्याय से। किस न्याय से? तो घोड़ाक्षर न्याय से। किस न्याय से? घोड़ाक्षर न्याय से। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य के राज्य को बीते कितने वर्ष हो गए? तो इसका उत्तर है 1700 वर्ष। विक्रमादित्य के राज्य को बीते कितने वर्ष हो गए? 1700 वर्ष। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव यह किसने कहा? प्रश्न है, विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव यह किसने कहा? तो आंसर है योगी राज ने। योगी राज जो है विक्रमादित्य के राज्य में, जब विक्रमादित्य का समय था, उनके समय काल में समाधिरत हुए थे, समाधि में लीन हुए थे, और जब वह उठे तो उनको 1700 वर्ष बीत गए थे। और जब आतंक और उपद्रव के विषय में उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि ये तो कल की बात है। तब वे कहते हैं कि विक्रम राज्य में ऐसा उपद्रव। ठीक है, ये किसने कहा? योगी राज ने। वे योगी राज सोच रहे थे कि यह जो समय है वह विक्रम राज्य का ही। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मचारी गुरु ने योगी राज को क्या बताया? ब्रह्मचारी गुरु जो थे वो योगी राज को क्या बताते हैं? तो इसका आंसर देखिए। प्रश्न है, ब्रह्मचारी गुरु ने, प्रश्न है ब्रह्मचारी गुरु ने योगी राज को क्या बताया? तो इसका उत्तर है, ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि आज वेद फाड़कर मार्गों में बिखेरे जाते हैं, धर्म शास्त्रों को उछालकर आग में झोंका जाता है, पुराणों को पीसकर पानी में फेंका जाता है, भाष्य नष्ट करके भाड़ में झोंके जाते हैं। ठीक है, ये सब ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को बताते हैं। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, विक्रमादित्य द्वारा
शकों को जीते जाने को कल की ही बात कौन बताते हैं? तो यह विक्रमादित्य द्वारा शकों को जीते जाने को कल की ही बात है। ये तो कहते हैं ये तो कल की ही बात है। कल ही तो विक्रमादित्य जो है शकों को जीत करके उनका जय जयकार हो रहा था। ऐसी बात कौन कहता है? तो ऐसी बात योगीराज कहते हैं। ठीक है, योगीराज जब विक्रमादित्य शकों को जीत करके अपने राज्य में आते हैं और उनका जय जयकार होता है, और जब वो अपने सिंहासन पर आसीन होते हैं, उस समय योगीराज जाकर के समाधिरत होते हैं। इसीलिए जब वह समाधि से उठते हैं तो उनको लगता है कि ये कल की बात है, ये विक्रमादित्य का ही राज्य है, और कल ही तो वो जो है अपने कार्यकाल को कह रहे हैं, कल ही तो विक्रमादित्य ने शकों को जीत करके आया था अपने राज्य में और उनका जय जयकार हो रहा था। इस बात को योगीराज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भगवान आपने जिन पुरुषों को देखा था अब उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते, यह किसने किससे कहा? तो यह ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा। जब वो कहते ये तो कल की बात है, शकों को जीत करके विक्रमादित्य भी कल ही तो आए थे, तो लोग विक्रमादित्य का समय बीते 1700 वर्ष हो गया था। तब ब्रह्मचारी गुरु उनको समझाते हैं कि भगवान आपने जिन पुरुषों को देखा था, माने विक्रमादित्य के समय जो लोग थे, उनकी 50वीं पीढ़ी के पुरुष भी दिखाई नहीं पड़ते। इस समय उनके 50वीं पीढ़ी के लोग भी दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। यह बात किसने किससे कहा? तो यह बात ब्रह्मचारी गुरु ने योगीराज से कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में तथा विक्रमादित्य के समय समाधि लगाकर इस दुराचारमय समय में कौन उठे? यह बात किसने कहा? तो इसका उत्तर है योगीराज ने। विजय के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार लूटा? तो इसका उत्तर है 12 बार। ठीक है, महमूद गजनवी ने भारत को कितनी बार लूटा? शिवराज विजय के अनुसार, माने शिवराज विजय में कहा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत को लूटा। कितनी बार लूटा? 12 बार। 12 बार लूटा। ठीक है, इसका अगला प्रश्न देखिए आप। गुजरात देश में स्थित सोमनाथ को धूल में किसने मिला दिया? गुजरात देश में स्थित सोमनाथ मंदिर को धूल में किसने मिला दिया? तो इसका उत्तर है महमूद गजनवी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने किस पर रत्नों को लाद कर गजनी ले गया? जो महमूद गजनवी था जिसने भारत पर 12 बार आक्रमण किया, वह जो है भारत से रत्नों को लूटा, तो वह किस चीज पर लाद कर उन वस्तुओं को, उन रत्नों को किस पर लाद कर गजनी देश ले गया? तो इसका उत्तर है सैकड़ों ऊँटों पर। वह जो है सैकड़ों ऊँटों पर लाद करके यहाँ के भारत के रत्नों को गजनी देश ले गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सोमनाथ की किवाड़ें किससे बनी थी? तो इसका उत्तर है वैदुर्य, माने मूंगा, पद्मराग, हीरे और मोतियों से सोमनाथ की किवाड़ें बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ में लटकने वाला महाघंटा कितने वजन की जंजीर में लटकता था? सोमनाथ में लटकने वाला जो महाघंटा था वह कितने वजन की जंजीर में लटकता था? तो इसका उत्तर है 200 मन सोने की जंजीर में। 200 मन सोने की जंजीर में वह महाघंटा लटकता था। अगला प्रश्न है, महादेव की मूर्ति पर गदा उठाने पर पुजारियों ने महमूद गजनवी को कितना धन देकर छुड़ाना चाहा? जब महादेव की मूर्ति पर महमूद गजनवी गदे से प्रहार किया, गदा उठा करके प्रहार किया, तो पंडितों ने उस महमूद गजनवी को रोका और कहा कि आप जो है इतना हमसे
मुद्राएं ले लो लेकिन मंदिर को ना तोड़ो। ठीक है, तो कितने जो है मुद्राओं की बात पंडितों ने कहा था, तो इसका उत्तर है 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की बात पंडितों ने कही थी, पुजारियों ने। वहाँ जो महादेव की मंदिर पर प्रहार करने लगा जब गदा का महमूद गजनवी, तो जो वहाँ के पुजारी थे उन पुजारियों ने कहा कि आप इसको ना तोड़ो बल्कि हमसे 200 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ले लो। तो उसने क्या किया, इसके बावजूद भी वह माना नहीं, उसने मूर्ति को तोड़ा। और उसने क्या कहा, कहा कि मैं मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता हूँ। यह शब्द किसने कहा, मैं मूर्ति बेचता नहीं किंतु तोड़ता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन महमूद गजनवी का है। जब पुजारियों ने मना किया कि नहीं, शिव जी का मंदिर ना तोड़ो, मूर्ति ना तोड़ो, बल्कि हमसे इतना धन ले लो, इतनी मुद्राएं ले लो, तब उसने कहा कि मैं मूर्ति बेचता नहीं हूँ बल्कि मैं मूर्ति को तोड़ता हूँ। और ऐसा कह करके उसने उस शिव मूर्ति पर प्रहार करके उसको खंड खंड कर डाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, महादेव की मूर्ति को किसने तोड़ा? तो इसका उत्तर है महमूद गजनवी ने। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी की गदा के प्रहार से मूर्ति से कितने रत्न बिखरे? तो इसका उत्तर है अनेक अरब पद्म मुद्रा के मूल्य के रत्न। अनेक अरब पद्म मुद्रा के रत्न जो है उस शिव मूर्ति से निकले। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, संवत 1087 में किसने गजनी देश पर आक्रमण किया? 1087 में किसने गजनी देश पर आक्रमण किया? तो इसका उत्तर है गोर देश निवासी शहाबुद्दीन नामक यवन ने। अगला प्रश्न है, किसने 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया? तो इसका आंसर है मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने 1250 में दिल्ली को अश्वारोहियों से घेर लिया था। अगला प्रश्न है, किसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए? किसने वाराणसी में भी हड्डियों के अनेक पहाड़ बना दिए? तो इसका उत्तर है मोहम्मद गोरी ने। इसका आंसर है मोहम्मद गोरी ने। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने अकंटक राज्य कहाँ तक फैलाया? देखिए मिसप्रिंट है, ये ने नहीं रहेगा, इसका ये प्रश्न होगा, ने ऐसे कर दें। मोहम्मद गोरी का अकंटक राज्य कहाँ तक हो गया? तो इसका उत्तर है दिल्ली से वाराणसी तक। ठीक है, दिल्ली से वाराणसी तक। अगला प्रश्न देखिए, भारत में यवन, ये ववन हो गया है, ये रहेगा यवन, ये ववन नहीं रहेगा। यवन शासन का बीजारोपण किसने किया? भारत में यवन शासन का बीजारोपण किसने किया? तो इसका उत्तर है शहाबुद्दीन ने। ठीक है, शहाबुद्दीन ने। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने किसको दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया? मोहम्मद गोरी ने किसको दिल्ली का प्रथम सम्राट बनाया? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को। अपने कुतुबुद्दीन नामक गुलाम को मोहम्मद गोरी ने दिल्ली का सर्वप्रथम सम्राट बनाया था। ठीक है, शिवराज विजयम के अनुसार। भारत, अगला प्रश्न है, भारत वर्ष का गूढ़ शत्रु होते हुए भी शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला कौन था? भारत वर्ष का गूढ़ शत्रु होते हुए शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला
कौन था? इसका उत्तर है मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर भारतवर्ष का गूढ़ शत्रु होते हुए भी शांत प्रिय और विद्वानों का आदर करने वाला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने किसकी उपाधि धारण की? औरंगजेब ने किसकी उपाधि धारण की? तो इसका उत्तर है आलमगीर की उपाधि। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने दक्षिण के शासक के रूप में किसे भेजा? तो इसका उत्तर है शाइस्ता खां को। औरंगजेब ने दक्षिण के शासक के रूप में शाइस्ता खां को भेजा। अगला प्रश्न है विजयपुर का दूसरा नाम क्या है? विजयपुर का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है बीजापुर। विजयपुर का दूसरा नाम बीजापुर है। या कार्य सिद्ध होगा या शरीर नष्ट होगा, यह किसका कथन है? इसका आंसर है शिवाजी का। शिवाजी का कथन था कि या तो कार्य सिद्ध होगा या यह शरीर ही नष्ट होगा। अगला प्रश्न है वीर शिवाजी विजयी हूँ। वीर शिवाजी विजयी हूँ और आपके मनोरथ सिद्ध हूँ, यह आशीर्वाद किसने दिया? वीर शिवाजी विजयी हूँ और आपके मनोरथ सिद्ध हूँ, यह आशीर्वाद किसने दिया? तो इसका आंसर है योगी राज ने। अगला प्रश्न देखिए। अफजल के 3 घोड़ों और घोड़सवारों को मारकर तथा 5 ब्राह्मणों को छुड़ाकर कौन ले आया? तो इसका उत्तर है गौर सिंह। गौर सिंह जो है वह अफजल के 3 घोड़ों और घुड़सवारों को मार करके 5 ब्राह्मणों को छुड़ा करके ले आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गृह वाटिका के केलों के झुरमुट में 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे। 2 या 3 पेड़ अधिक कांप रहे थे, यह किसने देखा? तो इसका उत्तर है गौर सिंह ने। गौर सिंह ने देखा कि 2-3 पेड़ जो है ज्यादा कांप रहे हैं। तो अब अगला प्रश्न देखिए। गौर सिंह ने तलवार कहाँ छिपा रखी थी? तो इसका उत्तर है कुटीर की बल्ली में। यवन युवक की उम्र कितनी थी? जो यवन युवक था, जो बच्ची का बालिका का अपहरण किया हुआ था, उसकी उम्र कितनी थी? तो इसका आंसर है लगभग 20 वर्ष। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। छिपे हुए यवन युवक का पहनावा कैसा था? जो यवन युवक छिपा हुआ था उसका पहनावा कैसा था? तो उसका पहनावा था, इसका आंसर है सिर पर नीला वस्त्र, हरित वर्ण का कंचुक और श्याम वर्ण का अर्थात नीला वस्त्र कटी तट तक बांधा हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देखिए। श्याम बटू तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर क्यों खड़ा था? श्याम बटू तलवार लेकर उसी कुटी के द्वार पर क्यों खड़ा था? इसका उत्तर है कन्या की रक्षा के लिए वह श्याम बटू जो है उस कुटी के द्वार पर खड़ा था। अगला प्रश्न देखिए। गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गढ़ों सहित किसमें प्रविष्ट हुआ? गौर सिंह ने यवन युवक को मारकर उसके कपड़ों में से एक पत्र निकालकर गढ़ों सहित किसमें प्रविष्ट हुआ? तो उसका उत्तर है कुटिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो ठीक है, यदि आपको इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए, कुछ और प्रश्न चाहिए, तो उसको आप कमेंट के द्वारा हमको बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। फिर मैं उस तरह का वीडियो मैं बना करके लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मन लगाकर पढ़िए, परीक्षा दीजिए, कामयाब होइए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।